Hello, aspirants. Welcome to Study Smart IAS PCS. In continuation with our Polity PT 365 series, today we shall be reading about important legislatures and bills which has been passed by the parliaments in the recent times. Under this topic, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट्स के बारे में, जिसके तहत भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को पढ़ेंगे। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसमें वैल्यू एडिशन करते हुए और ये लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, इनके चैलेंजेस क्या हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आएंगे और इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं आईपीसी वगैरह में, उन सबको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। ये टॉपिक भी एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रिंसिपल क्या होता है, डेटा फ्यूडिशरी क्या होता है, ये सब बेसिक टर्म्स आपको पता होने चाहिए। बाकी पब्लिक एग्जामिनेशंस रूल्स 2024, ये चीटिंग एंटी चीटिंग बिल लाया गया था, उसके बारे में पढ़ेंगे। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ये भी सो व्हाट इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा एक नज़र देख लेंगे क्या है। इंटरनेट शटडाउन्स जो होते हैं वो किन रूल्स के तहत होते हैं ये जानेंगे। बाकी दो और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 एंड फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं यूपीएससी में। एंड लास्ट में पढ़ेंगे पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 में क्या क्या चेंजेस करके ये एक्ट को लाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर इन डिटेल। सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म एक्ट्स के बारे में। इसके तहत 3 लॉज को चेंज करके, 3 नाम चेंज करके दूसरे नाम रख दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल आईपीसी को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है, CRPC को चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रख दिया गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करके भारतीय सुरक्षा अधिनियम रख दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। देखो, जो लॉ होते हैं किसी भी कंट्री में वो 2 तरह के होते हैं, या तो वो सिविल लॉ होंगे या फिर वो क्रिमिनल लॉज होंगे। ठीक है, सिविल लॉज होंगे या क्रिमिनल लॉज होंगे। सिविल लॉज कैसे इशू से डील करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैरिज, ओके, डिवोर्स हो गया, जो भी सोसाइटी से रिलेटेड इशूज़ होते हैं वो सिविल लॉज में डील करते हैं। क्रिमिनल लॉज ऐसे लॉज जो पनिशेबल ऑफेंस के लिए होते हैं, ठीक है, जो क्राइम को रोकने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए बनाए जाते हैं। तो ये 2 तरह के लॉज होते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारी कंट्री में जो सिविल केसेस थे, मैरिज और डिवोर्स वगैरह वाले, वो अभी तक किस कानून के द्वारा देखे जाते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये जो लॉ है ये हमारे सिविल केसेस से डील करता है, इसको CPC बोलते हैं, CPC 1908। सिविल लॉज जितने भी हैं, सिविल केसेस, वो इस लॉज के तहत देखे जाते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत। ओके, और जो क्रिमिनल लॉज हैं वो किसके तहत देखे जाते थे अब तक? 1 जुलाई 2024 के पहले 3 तरह के हमारे पास एक्ट थे जिनके तहत हम क्रिमिनल लॉज से डील करते थे। देखो, ये 3 तरह के थे। पहला था सब्सटैंटिव लॉ, ठीक है, सब्सटैंटिव लॉ। दूसरा था प्रोसीजरल लॉ, ठीक है, प्रोसीजरल लॉ, ओके, और तीसरा था एविडेंस लॉ। ओके, अब अगर बात करूँ सब्सटैंटिव लॉ मतलब एक ऐसा लॉ जो किसी भी क्राइम का नेचर डिफाइन करे, या कोई एक्टिविटी है, सपोज टेररिज्म है तो उसको क्राइम डिक्लेयर करे, ठीक है, उसको पनिशेबल बनाए। एक ऐसा लॉ जो डिफरेंट तरीके के क्राइम बताए कि ये क्राइम है, ये चीज़ क्राइम नहीं है, ठीक है, इसमें इतनी सज़ा होनी चाहिए, उसके लिए जो लॉ था वो सब्सटैंटिव लॉ कहलाता है। ठीक है, उसको बोलते थे हम IPC 1860। ठीक है, अब आप सोचोगे IPC 1860 कैसे आया था? देखो, IPC 1860 रिकमेंड किया गया था फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, ओके, 1834 में, ओके, और ये 1834 में वाया चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आया था। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू इसको रिकमेंडेशन दी थी, ओके, थॉमस मैकॉले ने, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना। बाकी IPC 1860 सब्सटैंटिव लॉ था जो कि क्राइम बताता था, कौन कौन से क्राइम होते हैं, किस क्राइम के लिए कितनी सज़ा होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इससे डील करता था, इसलिए इसको सब्सटैंटिव लॉ बोलते थे। बाकी प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? एक ऐसा लॉ जो गवर्न करता है प्रोसीजरल एस्पेक्ट से, गवर्न्स विथ प्रोसीजरल एस्पेक्ट, ओके, मतलब कि अगर कोई भी क्रिमिनल केस सपोज है, राइट, तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा प्रोसिक्यूशन का, ठीक है, बेल कितनी मिलनी चाहिए, अरेस्ट कितने दिन का होगा, राइट, और कितने केस कौन प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, ये सब चीज़ों से जो रूल से डील करे ना, मतलब जो प्रोसीजर से डील करे कि कैसे ये पूरा केस लड़ा जाएगा, कैसे अरेस्ट किया जाएगा, कैसे वारंट इशू होगा, कैसे बेल मिलेगी, जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट से डील करने के लिए हमारे पास था प्रोसीजर लॉ, जिसको हम CRPC बोलते थे।
CRPC ऑफ 1974, ठीक है, ये प्रोसीजरल था। लास्ट एविडेंस, एविडेंस का मतलब जैसा नाम से पता लग रहा है कि एविडेंस का जो नेचर है और जो एविडेंस की एडमिसिबिलिटी है, ठीक है, कौन सा एविडेंस माना जाएगा, कौन सा एविडेंस मान्य नहीं होगा, इन सब की चीज़ों से डील करने के लिए हमारे पास था इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1882, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये 3 तरह के लॉज थे अभी तक, क्रिमिनल लॉज, ओके। सब्सटैंटिव लॉ में IPC आता था, प्रोसीजरल लॉ में CRPC आता था, और एविडेंस रिलेटेड लॉ में इंडियन एविडेंस एक्ट आता था, राइट। अब इनको चेंज करने की ज़रूरत क्या पड़ी, वाई चेंज रिक्वायर्ड नाउ, ठीक है, वाई चेंज वॉज रिक्वायर्ड, चेंज की ज़रूरत क्या थी। देखो ऐसा हुआ कि अभी रिसेंट टाइम्स में नेचर ऑफ क्राइम हैज़ इवॉल्व, नेचर ऑफ क्राइम हैज़ इवॉल्व। पहले जैसे क्राइम होते थे अब उससे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के क्राइम होने लगे, ठीक है। तो इस वजह से जो ओल्ड लॉज हैं उनको कुछ सेक्शन को रिप्लेस करने की ज़रूरत थी और कुछ सेक्शंस को ओवरहॉल करने की ज़रूरत थी, तो इसलिए ये नए लॉज लाए गए, राइट। यानी कि जो 3 नए लॉज लाए गए हैं ये कहीं ना कहीं हमारी कंट्री का जो क्रिमिनल सिस्टम है उससे नए तरीके से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बनाए गए, राइट। अब अगर रीजंस की और बात करें, सबसे पहले तो देखा जाए कि पुराने लॉज में कुछ एम्बिग्यूटीज़ थी, ठीक है, कुछ एम्बिग्यूटीज़ थी, कुछ लूप होल्स थे, उनको दूर करने के लिए लाया गया, राइट। कहीं ना कहीं ये कॉलोनियल मेथड ऑफ जो पनिशमेंट था, कॉलोनियल मेथड ऑफ पनिशमेंट जो था, कहते थे ना कि बस ब्रिटिशर्स का यही होता था, कोई गलती हो जाए तो पनिश कर दो। तो कॉलोनियल मेथड ऑफ पनिशमेंट से हम मूव करके अब सिस्टम ऑफ जस्टिस बेस्ड अप्रोच बनाना चाहते हैं, ठीक है। जस्टिस बेस्ड अप्रोच की तरफ हम मूव किए हैं, ये नहीं कि कोई भी क्राइम हो बस सजा दे दो, कहीं ना कहीं हम ऐसे लॉज बना रहे हैं जो जस्टिस बेस्ड अप्रोच रखते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ पनिशमेंट हम जस्टिस बेस्ड अप्रोच की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। बाकी पहले देखो मैंने बोला चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम, तो जैसे आजकल साइबर क्राइम आ गया, राइट, बिटकॉइन और डिजिटल करेंसीज में कितने तरह के स्कैम होते हैं आपको पता ही होगा, ओके। और दूसरी चीज़, ओल्डर लॉज जो थे, जो पुराने लॉज थे हमारे पास, वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुके थे, ठीक है। आज के जो कंटेम्पोररी सीनियोरियस थे उनको रिफ्लेक्ट नहीं करते थे, रिफ्लेक्ट करने में कई बार फेल हो जाते थे, ओके। और कहीं ना कहीं मॉडर्न क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बहुत टाइम से रिक्वायरमेंट थी कि हम अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को मॉडर्नाइज करें, क्या करें, मॉडर्नाइज करें। तो ये रीजंस थे इन तीनों एक्ट को लाने को। सबसे पहले पढ़ते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में, इसमें क्या क्या चीज़ें कही गई। देखो इसमें 3 चीज़ें करी गई, ठीक है। जैसे मैंने बताया ये आपका सब्सटैंटिव लॉ IPC 1860 को रिप्लेस करता है, राइट। और मैंने ये भी बताया कि IPC 1860 ये जो है जब 1837 का था ना, 1857 का जब रिवॉल्ट हुआ था उस टाइम पे ये एक्ट किया गया था, उसके बाद IPC 1860 में इनैक्ट किया गया था, ठीक है। इसको रिकमेंड तो थॉमस मैकॉले ने 1834 में ही कर दिया था, बट इनैक्ट किया गया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद 1860 में, राइट। तो और ये जो ड्राफ्ट पिनल कोड इसके पहले बनाया गया था वो थॉमस बेबिंगटन के अंदर बनाया गया था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस याद रखना कि रिकमेंडेशन कब मिली थी, 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू 1834 में रिकमेंड किया था थॉमस मैकॉले ने, ठीक है, फर्स्ट लॉ कमीशन के। और भाई बाकी उसके बाद ये 1860 में इनैक्ट किया गया था 1857 के रिवॉल्ट के बाद, रिवेलियन के बाद, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना। बाकी इसके बारे में देख लो भारतीय न्याय संहिता के बारे में, इसमें क्या क्या किया गया है, कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं, कुछ एडिशन हुए हैं पुराने सेक्शंस में, और कुछ सेक्शंस पुराने डिलीट किए गए हैं, ठीक है, और कुछ सेक्शंस में चेंजेस किए गए हैं, कुछ नाम बदल दिए गए हैं, ऐसा 3 चीज़ें की गई हैं। तो अभी जो हम पढ़ेंगे इन 3 चीज़ों के बारे में ही पढ़ेंगे, एडिशन क्या क्या हुआ है, डिलीशन क्या क्या हुआ है, और चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो याद रखना हम सिर्फ जो UPSC परफेक्ट सिर्फ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही दानेंगे, ठीक है, वरना पूरा लॉग पढ़ने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट एडिशंस हैं, इंपॉर्टेंट डिलीशंस हैं और जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनको फटाफट से हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें एडिशन क्या क्या हुआ है, ठीक है, एडिशन क्या क्या हुआ है। देखो एडिशन इसमें नया क्या क्या ऐड हुआ है, ओके, नए कौन कौन से क्राइम ऐड हुए हैं, मतलब एडिशन का मतलब कौन कौन से नए क्राइम ऐड हुए हैं, ठीक है, मतलब नए क्राइम्स ऐड करने पड़ेंगे ना, इवॉल्व हो रहा है नेचर ऑफ क्राइम, तो नए नए जो क्राइम हो रहे हैं उनको ऐड करना पड़ेगा अपने लॉज में। इसलिए सबसे पहले ऐड किया गया है एक सेक्शन 69 जिसके तहत डिसीटफुल प्रॉमिस पे, ठीक है, सपोज आप किसी लड़की को एम्प्लॉयमेंट का प्रॉमिस देके या मैरिज का प्रॉमिस करके उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो डिसीटफुल प्रॉमिस पे बेस्ड सेक्सुअल इंटरकोर्स को क्रिमिनलाइज किया गया है अंडर सेक्शन 69। सबसे पहला एडिशन तो ये है, ठीक है। दूसरा एडिशन क्या है, दूसरा एडिशन है कि सेक्शन 111 इसके तहत एडिशन किया गया है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ओके, एंड टेररिज्म को इसमें ऐड किया गया IPC में। अभी तक क्या था, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को एक जनरल
आईपीसी वाले एक्ट्स में जोड़ दिया गया, जनरल जो क्रिमिनल लॉ है उसमें जोड़ा गया है। अभी तक इनके लिए अलग से लॉज होते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए स्टेट वाइज अलग अलग लॉज होते थे, ठीक है। और टेररिज्म के लिए यूएपीए जैसे लॉज थे, राइट, यूएपीए जैसे लॉज हुआ करते थे। मगर अभी टेररिज्म और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को भी हमारे जनरल जो क्रिमिनल लॉज हैं उन पे इंक्लूड कर दिया गया वाया रेडिंग सेक्शन 111। अब इसका बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि आप रोज़मर्रा के बेसिस पे किसी को टेररिज्म का एक्यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए जनरल क्रिमिनल लॉज में इसको नहीं ऐड करना चाहिए था। खैर, जो क्रिटिसिज्म है इस लॉ को मैं बाद में डील करूँगा, फिलहाल जान लो कि ये भी ऐड हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म को भी सेक्शन 11 के थ्रू इसमें ऐड किया गया है। बाकी तीसरा एडिशन क्या है? तीसरा एडिशन ये है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड को भी अब क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, ठीक है। अटेम्प्ट टू सुसाइड को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया, ओके। कहीं ना कहीं जो फेक न्यूज़ फैलाते थे लोग, फेक न्यूज़ को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप फेक न्यूज़ फैलाओगे तो, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ एडिशन जो हमने एडिशन किए हैं इसमें, ठीक है। हाँ, एक और एडिशन किया गया है 103 सेक्शन के तहत, मॉब लिंचिंग को भी क्राइम मान दिया गया। मॉब लिंचिंग को भी अब क्राइम मान दिया गया, ठीक है, क्राइम। और सेक्शन 304 के तहत स्नैचिंग, कोई किसी से कुछ चीज़ स्नैच करता है, वो भी इसमें जोड़ा गया है। ये सब चीज़ें पुराने लॉज में नहीं थे, ठीक है। तो इन सबको एक नए क्राइम के तौर पे जोड़ा गया, मॉब लिंचिंग, स्नैचिंग, ठीक है। और ये डिसीटफुल प्रॉमिस पे सेक्सुअल ऑफेंसेस, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। ये बाकी सेडिशन तो है ही है। तो ये सब चीज़ें इसमें ऐड की गई हैं, राइट। बाकी और देखिए क्या क्या हुआ। अब हमने एडिशन की बात कर ली, अब देखते हैं डिलीट क्या क्या चीज़ें हुई हैं। डिलीट वो चीज़ें हुई हैं जिन चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। स्ट्रक डाउन जिन चीज़ों सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था वो चीज़ें डिलीट कर दी गई। फॉर एग्जांपल सेक्शन 377 उसको डिलीट कर दिया गया, विच वॉज रिलेटेड टू होमोसेक्सुअलिटी, उसको डिलीट कर दिया गया, राइट। और दूसरा ये जो आपका एडल्ट्री वाला लॉ था, एडल्ट्री वाला सेक्शन भी रिमूव कर दिया गया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को भी स्ट्रक डाउन कर दिया था, ठीक है। और कहीं ना कहीं कोशिश की गई है कि अपने लॉस को जेंडर न्यूट्रल बनाने की कोशिश की है, जेंडर न्यूट्रल लॉस बनाने की कोशिश की गई है, ओके, गॉट इट। तो देखो टोटल अभी तक जो हमारा पहला वाला आईपीसी था, आईपीसी जो था उसमें 511 सेक्शन थे, 511 सेक्शन थे, ठीक है। अब डिलीट कर करके टोटल सिर्फ 358 सेक्शन ही बचे हैं, 358 सेक्शन बचे, मतलब मास लेवल पे ऑमिशन किया गया है ताकि हमारे जो लॉज हैं वो टू द पॉइंट हों और उसमें बहुत ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना रहें। जो चीज़ें आउटडेटेड हो चुकी हैं उनको हटा के नई चीज़ों को ऐड करके एक अच्छा सा फ्रेमवर्क तैयार किया गया भारतीय न्याय संहिता के तहत। अब लास्ट में बताऊंगा क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। चेंजेस किया गया कुछ हेयर एंड देयर, कुछ नेम्स में। फॉर एग्जांपल सेडिशन को, जैसे कि सेडिशन था उसको देशद्रोह, पहले अभी तक जो है राष्ट्रद्रोह बोलते थे, राइट। अब उसको देशद्रोह बोला गया है, राष्ट्रद्रोह की जगह उसको देशद्रोह बोला जाएगा सेडिशन को। तो ये कुछ चेंजेस किए गए हैं इस लॉज में, ओके। ये हो गया भारतीय न्याय संहिता की बात। बाकी कुछ और चीज़ें देख लो मैगजीन में क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि कम्युनिटी सर्विस को एज अ पनिशमेंट माना गया है इस लॉ में। फॉर अगर छोटे छोटे ऑफेंस हैं तो आपको जेल जाने की जगह कम्युनिटी सर्विस करनी होगी, एक इस तरह के पनिशमेंट का प्रावधान इस लॉ में किया गया, ओके। बाकी ये भी किया गया है कि अगर गैंग रेप का जो विक्टिम है, ठीक है, उसकी जो थ्रेशोल्ड है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 16 to 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। ये भी याद रखना। एक चीज़ और ये मैंने बताई थी, डिसीटफुल मीन्स से अगर आप किसी वुमन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो क्राइम माना जाएगा। बाकी जो सेडिशन का ऑफेंस है उसको रिमूव कर दिया गया है, राइट। उसकी जगह अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को पेनलाइज किया गया है, मतलब वही आर्म्ड रिबेलियन हो गया, एक्सेसिव टैक्सेशन कर दिया, या कोई सबवर्सिव एक्टिविटीज़ कर रहे हो, सेपरेटिव एक्टिविटीज़ कर रहे हो। एक्चुअली है ये सब सेडिशन ही, पहले सेडिशन के दायरे में ही आता था, बट सेडिशन का नाम हटा दिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग करके लिख दी हैं। अगर आप इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचा रहे हो तो आपको पेनलाइज किया जाएगा, लेकिन वर्ड जो सेडिशन था उसको हटा दिया, उसकी जगह ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई, राइट। बाकी बता दिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डिफाइन किया है, ठीक है। एनी कॉन्टिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, साइबर क्राइम, ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर आते हैं। बाकी मॉब लिंचिंग वाला पॉइंट ये रहा, मॉब लिंचिंग को भी क्रिमिनलाइज किया गया, बताया। तो ये सब चीज़ें याद रखना। बाकी अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, ठीक है। देखो इसके तहत क्या किया गया, सबसे पहली चीज़ गई है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन किया गया है इसमें। मैंने बताया ना ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट से डील करता है। ये किसकी जगह आया है? सीआरपीसी की जगह। सीआरपीसी प्रोसीजरल एस्पेक्ट से डील करता था ना, तो कैसे कैसे मतलब एफआईआर लॉन्च होगी, कैसे अरेस्ट होगा, कैसे बेल मिलेगी, उन सब चीज़ों से डील करता है, रूल्स से। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना पड़ेगा अगर आपको प्रोसीजर से डील करना है, ताकि प्रोसीजर्स फास्ट हो सके। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर का बात की गई है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्जशीट की बात की गई है, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक केस डायरीज बनाई जाएंगी, राइट। अब इन सबसे क्या होगा, कहीं ना कहीं पेपर वर्क रिड्यूस होगा, राइट। पेपर वर्क जो है
वो रिड्यूस होगा। और क्या होगा, वेस्टेज मिनिमाइज होगा, जो वेस्टेज होता था अब तक ह्यूमन रिसोर्स का और बाकी चीज़ों का, वो मिनिमाइज होगा। और कहीं ना कहीं एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी हमारे प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स की, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। बाकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इसमें, वो था फॉर्मुलाइज ज़ीरो एफआईआर दर्ज कराने का प्रावधान किया गया है। जैसे कि हम अगर अभी तक जहाँ पे क्राइम हुआ है सिर्फ उस एरिया में ही जाके एफआईआर की जा सकती थी, अभी है एफआईआर रजिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी प्लेस पे किया जा सकता है, किसी भी प्लेस पे किया जा सकता है एफआईआर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और 15 डेज़ के अंदर उस एफआईआर को ट्रांसफ़र करना होगा रेस्पेक्टिव स्टेशन पे जहाँ का मामला है, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसफ़र करना होगा विदिन 15 डेज उस एफआईआर को रेस्पेक्टिव स्टेशन पे ट्रांसफ़र करना होगा। ये जिम्मेदारी पुलिस की होगी। मतलब आप जो है कहीं पे भी एफआईआर फाइल कर सकते हो एट एनी प्लेस, राइट। बाकी तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि वीडियोग्राफी जो है, वीडियोग्राफी, ठीक है, जितने भी सर्च हो रहे हैं, पुलिस जितने भी सर्च कर रही है, जितने भी सीजर्स कर रही है, चीज़ें सीज कर रही है, ठीक है, उन सब के प्रोसीजर को वीडियोग्राफी होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, वीडियोग्राफी होनी चाहिए उन सभी प्रोसेस की बाई पुलिस अपने सारे प्रोसीजर की वीडियोग्राफी करे, ठीक है, ताकि उसको बाद में एड एविडेंस यूज़ किया जा सके, ओके। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं जो टाइमलाइन है इन्वेस्टिगेशन की, टाइमलाइन जो इन्वेस्टिगेशन की है उसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। ये नहीं कि आप कितने भी टाइम तक इन्वेस्टिगेट करते रहो, उसकी एक लिमिट लगाई गई है। टाइमलाइन जो है इन्वेस्टिगेशन की उसको लिमिट कर दिया गया है, स्ट्रिक्ट बना दिया गया है, राइट। ये चीज़ें याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ठीक है, उनको इस्टेब्लिश करने की बात की गई है, ताकि जो सीरियस और हीनियस क्राइम्स हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जो है डिसीजन ले उन पे, ठीक है। सीरियस और हीनियस क्राइम्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने की बात की गई है इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, ठीक है। बाकी और चीज़ें देख लो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। इसमें देखो, डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हु हैव कंप्लीटेड 1/3 ऑफ मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट शैल बी रिलीज ऑन बॉन्ड, ठीक है। अगर कोई ऑफेंडर है जिसने अपना 1/3 मैक्सिमम पीरियड को जो जेल में था उसको काट लिया है, तो उसको बॉन्ड पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, ठीक है। हालांकि ये एक ऐसे ऑफेंस पे अप्लाई नहीं होगा जो जिसमें डेथ की पनिशमेंट हुई हो या उम्र कैद की सज़ा हुई हो, ऐसे वाले ऑफेंसेस पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये चीज़ें याद रखना। ये प्रोसीजर में चेंज हुआ है ना कि अंडर ट्रायल्स का जो डिटेंशन है, अब अगर वो 1/3 पीरियड गुजार चुका है तो उसको बेल मिल जाएगी बॉन्ड पे, ठीक है। बाकी याद रखना, मेडिकल एग्जामिनेशन, एनी पुलिस ऑफिसर कैन रिक्वेस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड इन सर्टेन केसेस, ठीक है। और मतलब अक्यूज मना नहीं कर सकता, अगर पुलिस बोले कि आपको मेडिकल जांच करनी है तो अक्यूज हैव नो राइट टू डिनाई, ठीक है। बाकी फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है अगर ये ऑफेंस पनिशेबल है एटलीस्ट 7 साल की जेल के लिए, ठीक है। अगर कोई ऑफेंस ऐसा है जिसमें 7 साल की सज़ा है जेल की, तो उसमें फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन मैंडेटरी कर दिया गया। तो ये कुछ चेंजेस या प्रोसीजर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, ठीक है, ये देख लिया हमने। अब बात करेंगे लास्ट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में, जो कि रिप्लेस करता है इंडियन एविडेंस एक्ट को। इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 को रिप्लेस करता है, ठीक है। तो इसके बारे में देखते हैं इसमें क्या क्या किया गया है। देखो इसमें ये किया गया है कि सबसे पहली बात, डिजिटाइजेशन को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। डिजिटाइजेशन को इनकॉर्पोरेट किया गया, ओके। यानी कि एविडेंस की जो डेफिनीशन थी अभी तक, उसको एक्सपेंड किया गया है। क्या किया गया है? एक्सपेंड किया गया है। कैसे एक्सपेंड किया गया है? अब बोला गया है कि जो डिजिटल एविडेंस है, अभी तक डिजिटल एविडेंस को एविडेंस नहीं मानते थे, ठीक है, लेकिन अब जो डिजिटल एविडेंस है वो सर्टेन गाइडलाइंस के साथ अब उसको एविडेंस माना जाएगा, ठीक है। मतलब इसको प्रोविजन बना दिया है, कुछ अगर डिजिटल एविडेंस पहले जांच होगी और उसको एज ए एविडेंस कोर्ट में पेश किया जा सकता है, ठीक है, उसकी वैलिडिटी रहेगी एज एन एविडेंस। तो ये डेफिनेशन में एक्सपेंशन हुआ है। बाकी कहीं ना कहीं बात की गई जो फॉरेंसिक साइंस है, ठीक है, क्या है? फॉरेंसिक साइंस, ओके, फॉरेंसिक साइंस। इसमें क्या किया गया है? फॉरेंसिक साइंस की कैपेसिटी को इन्हांस करने की बात की गई है, ठीक है। फॉरेंसिक साइंस की कैपेसिटी को इन्हांस करने की बात की गई है। और क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फॉरेंसिक साइंस कितनी रिलायबल है उसको इम्प्रूव करने की बात की गई है। उसकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी को फॉरेंसिक साइंस की इम्प्रूव करने की बात की गई। इसलिए हम अपने देश में फॉरेंसिक रिलेटेड इंस्टीट्यूट भी खोलने वाले हैं बहुत बड़ा, ठीक है। बाकी ये देखिए ओवरऑल अप्रोच जो रहेगा, ओवरऑल अप्रोच रहेगा हमारा विक्टिम सेंट्रिक, ओके, एंड जस्टिस सेंट्रिक। ये ओवरऑल अप्रोच रहेगा हमारे एविडेंस का, ठीक है। एविडेंस हमें वही चाहिए जो जस्टिस सेंट्रिक हो और विक्टिम सेंट्रिक हो, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना, ओवरऑल अप्रोच क्या रहेगा। बाकी और क्या क्या चीज़ें लिखा हुआ है देखो, ओरल एविडेंस को भी अब
इलेक्ट्रॉनिकली आप दे सकते हो, ओरल एविडेंस को भी इलेक्ट्रॉनिकली पेश कर सकते हो, ठीक है। यही लिखा है, एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स एट एविडेंस, इसका सेम इफेक्ट होगा जैसे कि पेपर रिकॉर्ड्स होते हैं, ओके। बाकी जॉइंट ट्रायल्स की बात की गई है। जॉइंट ट्रायल्स वो ट्रायल है कि अगर इट रिफर्स टू द ट्रायल ऑफ मोर देन वन पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस, ओके। अगर कोई एक से ज़्यादा इंसान ने उसने सेम ऑफेंस किया तो उन दोनों का जॉइंट ट्रायल हो सकता है, राइट। जॉइंट ट्रायल की बात की गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो आई होप आपको ये तीनों समझ आए होंगे। अब इन तीनों में एक्चुअली कुछ चैलेंजेस हैं जो कि न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल में छपे थे कि कुछ चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने में। सबसे पहला जो चैलेंज बात की गई है वो है पॉलिटिकल अब्यूज़ ऑफ पुलिस पावर्स। पुलिस अपनी पावर्स का पॉलिटिकल अब्यूज़ कर सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो लॉज हैं ये पुलिस को एक्सेस पावर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कस्टडी लेंथ, ओके। किसी को आपने कस्टडी में कब तक ले सकते हो आप? पहले था कि मिनिमम 15 डेज तक आप किसी को अपनी कस्टडी में रख सकते हो, ठीक है। अब इसको बढ़ा के 90 डेज कर दिया गया। 90 डेज तक पुलिस किसी को भी अपनी कस्टडी में रख सकती है। तो ये इट माइट लीड टू पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ पुलिस पावर, यानी कि पुलिस एक्सेसिव के लिए ये और टॉर्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ये प्रोविजन, राइट। तो ये हो गया। इसके अलावा कहीं ना कहीं पहले एक प्रोविजन हुआ करता था स्टैच्यूटरी बेल का, तो रिमूव्ड, अभी क्या किया गया, उस प्रोविजन को रिमूव कर दिया गया। रिमूव प्रोविजन ऑफ स्टैच्यूटरी बेल का प्रोविजन ही रिमूव कर दिया अगर एक्यूज ने एक से ज़्यादा क्राइम किया है तो, ठीक है। यानी कि एक से अगर मोर देन वन क्राइम है किया है आपने, ठीक है, तो आपको स्टैट्यूटरी बेल नहीं मिलेगी, अक्यूज़ को स्टैट्यूटरी बेल नहीं मिलेगी, ठीक है। बाकी कुछ सेक्शंस हैं जिसमें एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी का स्कोप छोड़ दिया है, ठीक है। एम्बिग्यूटी एंड अनसर्टेनिटी का स्कोप छोड़ दिया है। फॉर एग्जांपल कुछ वेग स्टेटमेंट है, जैसे मैंने बताया ना, ये लिख के छोड़ दिया है कि इंडेंजरिंग सोवेरेनिटी और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़, एग्जैक्टली मेंशन नहीं किया कि कौन सी एक्टिविटीज़ सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ कहलाएंगी या कौन से ऐसे एक्शंस होंगे जिनसे सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को खतरा होगा। उन एक्शंस को मेंशन करने के बजाय ये वेग ओपन छोड़ रखा है और इन प्रोविजंस का मिसयूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें इसका भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इन पॉइंट्स का, ठीक है। बाकी कुछ चैलेंजेस और कहे गए कि इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। इसमें थोड़ी सी दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि कहीं कहीं कहा गया है कि आपने, जैसे ये बोला गया ना, ये देखो कि पुलिस को बोला गया था कि वीडियोग्राफी, मैंने बताया ना, वीडियोग्राफी वाला इसेंशियल कर दिया गया, ठीक है। सारे प्रोसीजर की वीडियोग्राफी इसेंशियल है पुलिस के लिए। तो हमारा पुलिस जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पुलिस इंफ्रा जो है वो तो इतना ज़्यादा है नहीं, और हमारी जो एक्सपेक्टेशन है अपने लॉ से वो बहुत ज़्यादा है। तो वो चीज़ें दिक्कत आएंगी, सारे प्रोसीजर का और सीजर का सबका इलेक्ट्रॉनिक वीडियोग्राफी करना इतना ज़्यादा पॉसिबल पुलिस के लिए एट टाइम्स नहीं होता है, ठीक है। बाकी कहीं ना कहीं सेंटेंसिंग पॉलिसी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। सेंटेंसिंग पॉलिसी इज़ नॉट यूनिफॉर्म। किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा दे दिया सेंटेंस, और कहीं कहीं पे कह रहे हैं कि बिल्कुल कम्युनिटी सर्विस से ही काम चल जाएगा, ठीक है। तो सेंटेंसिंग पॉलिसी इज़ नॉन यूनिफॉर्म, तो ये चीज़ें याद रखना, ओके। बाकी और बात करें तो कहीं ना कहीं वो वाली बात मैंने बताई ना कि टेररिज्म और ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है, टेररिज्म को खास करके कहीं ना कहीं जनरल संहिता में इंक्लूड नहीं करना चाहिए था। बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया क्योंकि जो ग्रेव चार्जेस होते हैं जैसे कि टेररिज्म, इन सबको रेगुलर बेसिस पे इन्वोक नहीं कर सकते आप, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आप किसी के खिलाफ टेररिज्म वगैरह के चार्जेस इन्वोक नहीं कर सकते, इसलिए UAPA वगैरह का जो अलग से बनाया गया उसके थ्रू इसको डील किया जाना चाहिए था, मगर कहीं ना कहीं ये भी इनका क्रिटिसिज्म होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो मैरिटल रेप वाला चैप्टर था, मैरिटल रेप, ठीक है, इसको जो है बिल्कुल ही क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना गया है, ठीक है। मैरिटल रेप को क्रिमिनल ऑफेंस के दायरे से बाहर रखा गया है, इसका भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बाकी दोनों लॉज के बारे में पता होना चाहिए। जितने भी हमारे क्रिमिनल लॉज हैं इन तीनों के बारे में आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तो आपका ये टॉपिक तैयार कहलाएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, राइट। अब देखो, ये डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये गवर्नमेंट के लिए लाना ज़रूरी क्यों था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये एक्ट लेकर क्यों आई? बिकॉज गवर्नमेंट वॉज लीगली बाउंड टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ एक्ट जिसमें लोगों का पर्सनल डेटा प्रोटेक्ट किया जा सके। क्यों लीगली बाउंड थी गवर्नमेंट? बिकॉज अकॉर्डिंग टू पुट्टू स्वामी जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्रिवेसी इज़ अ फंडामेंटल राइट बोल दिया था। अब फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वरना कोई अगर केस कोर्ट में चला गया फंडामेंटल राइट को लेके कि अगर मेरा भाई पर्सनल डेटा ब्रीच हुआ है,
मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो गई है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट लॉ लेकर आई है लोगों के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। इसके तहत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले देखते हैं उन पॉइंट्स को। सबसे पहले ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, ये कहीं ना कहीं हमें यानी कि इंडिविजुअल को, जो हम हैं इंडिविजुअल्स है ना, हम हैं डेटा प्रिंसिपल्स, ओके, हम लोग क्या हैं, डेटा प्रिंसिपल्स हैं, राइट, हम डेटा प्रिंसिपल्स हैं। ये एक्ट हमें हक देता है कि हमारे जितने भी पर्सनल डिजिटल डेटा है, पर्सनल डिजिटल डेटा जितना भी हमारा पर्सनल डिजिटल डेटा जितना भी हमारा पर्सनल डिजिटल डेटा है, हम उसको गवर्न कर सकते हैं कि हमारा डेटा किसके पास है, कितने दिनों के लिए है, कब तक है, कब उसको इरेज करना है, इन सब चीज़ों को हम गवर्न कर सकते हैं। डेटा प्रिंसिपल्स के पास ये पावर है, डेटा प्रिंसिपल को राइट दिया गया है, ठीक है, कि हमारा जो भी पर्सनल डिजिटल डेटा है हम उसको गवर्न कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है, हमारा जो पर्सनल डिजिटल डेटा है जो हम लोगों से शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जिससे हम अपना डेटा शेयर कर रहे हैं या जो भी कंपनीज हमारा डेटा ले रही हैं उनको बोला जाएगा डेटा फ्यूडिशरी, ठीक है। कोई भी कंपनी हो, ठीक है, या गवर्नमेंट ही हो, फॉर दैट मैटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो किसी भी पर्पज़ से हमारा ये पर्सनल डेटा ले रहा है हमसे परमिशन मांग के, तो फिर कहीं ना कहीं वो लॉफुल मैनर में, उसको हक है कि लॉफुल मैनर में वो हमारे डेटा को डिटेन कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। लेकिन लॉफुल मैनर में कोई भी डेटा फिड्यूशरी हमारे डेटा को डिटेन कर सकता है और प्रोसेस कर सकता है, राइट। ये तो इस एक्ट का बेसिक है। डेटा फिड्यूशरी वो हैं जिनके पास हमारा डेटा है, और डेटा प्रिंसिपल्स हैं हम जिनके पर्सनल डेटा के लिए लॉ बनाया गया है, राइट। डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी ये लॉ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कवरेज भी देता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कवरेज है इस लॉ की, ठीक है। यानी कि ये लॉ बोलता है कि कहीं ना कहीं जो डेटा है वो ट्रांसफ़र किया जा सकता है, डेटा के ट्रांसफ़र को अलाउ करता है इन फॉरेन कंट्रीज एज वेल, मतलब आउटसाइड इंडिया भी डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती हैं कंपनी। डेटा फिड्यूशरीज जो हैं वो आउटसाइड इंडिया भी इस डेटा को ले जा सकती हैं, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में, एक्सेप्ट उन कंट्रीज़ में जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिस्ट्रिक्ट किया है, वहाँ डेटा शेयर नहीं किया जाएगा। बाकी सारी कंट्रीज़ में अलाउ किया है डेटा को ट्रांसफ़र करना, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कवरेज भी है इस लॉ की। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, गलत मत करना कि ठीक है ये बाहर की कंट्रीज़ में भी हमारे डेटा को भेज सकते हैं, राइट। ये चीज़ें हो गई। बाकी कहीं ना कहीं इस लॉ की जो ओवरऑल थीम है वो है राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ नागरिक, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ नागरिक, यानी कि डेटा प्रिंसिपल्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डेटा फ्यूडिशरी। डेटा फ्यूडिशरी का जो ऑब्लिगेशन है, क्या ऑब्लिगेशन है डेटा फ्यूडिशरी का, हमारे डेटा को लॉफुली यूज़ करना हमारे डेटा को, ये ऑब्लिगेशन है किस पे, डेटा फ्यूडिशरीज पे। तो बेसिक जो कोर है इस लॉ का वो यही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी कुछ और चीज़ें जैसे पेनल्टी लगाई गई है, अगर किसी डेटा का हमारे मिसयूज़ किया तो 250 करोड़ का फाइन लगाया गया, राइट। और इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें वो भी देख लो यहीं लगे हाथ, ठीक है। एक तो है डेटा पोर्टेबिलिटी की बात की गई, यानी कि राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, यानी कि जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि जो हम हैं इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, हमारे पास ये राइट है कि हम कभी भी चाहें तो जो हमारा जो पर्सनल डेटा है उसका हम रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको वापस मांग सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम अपने पर्पस के लिए डिफरेंट सर्विसेज के लिए उन डेटा को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट सर्विसेज के लिए हम उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये इंडिविजुअल्स के पास क्या है, राइट है, ओके। ये चीज़ें याद रखना। और क्या रखोगे, राइट टू बी फॉरगॉटन, ये भी याद रखना, ओके। राइट टू बी फॉरगॉटन, ये क्या है, राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू रिमूव एंड ऑब्टेन, ठीक है, रिमूव भी कर सकते हो, ऑब्टेन भी कर सकते हो, इरेज भी कर सकते हो ऐसा डेटा जो कि जो हमारा मन करे कि डेटा हमारा रिमूव कर दो, उसका आपका पर्पस पूरा हो गया है तो आप उस डेटा को रिमूव कर दो, हम उस डेटा को भूलना चाहते हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन, ठीक है। मतलब आप अपने डेटा को जब चाहो इरेज करा सकते हो, रिमूव कर सकते हो, और पब्लिक की अगर उस एसेसिबिलिटी है तो उस पब्लिक एसेसिबिलिटी को बैन कर सकते हो अपने डेटा के लिए, ठीक है। तो ये राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है इसमें सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी का, सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी। अब सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी क्या है अभी आगे बताऊंगा, फिलहाल इतना जान लो कि जो SFR है यानी सिग्निफिकेंट डेटा फ्यूडिशरी, इन पे कुछ एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस हैं क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा क्रूशियल डेटा होता है, ठीक है। तो इन पे एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस हैं। एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस क्या हैं कि इनको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है।
जितनी भी ये सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज वाली कंपनीज हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा और एक डेटा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा। डेटा ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा, ये दो चीज़ें अपॉइंट करनी पड़ेंगी। किसको अपॉइंट करनी पड़ेंगी? सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी को। तो ये चीज़ें याद रखना, इतनी चीज़ें मोटी मोटी आप याद रखना डिजिटल प्रोटेक्शन पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में। अच्छा, इस एक्ट की कोई लिमिटेशन भी होगी फिर? अब आप सोच रहे हो कि क्या लिमिटेशन है? इसमें एक चीज़ कमी रह गई है कि जो सेक्शन 43 है, सेक्शन 43A था आईटी एक्ट 2000 का, उसको रिमूव कर दिया गया। ठीक है, उसको रिमूव कर दिया गया। सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट को रिमूव कर दिया गया। अब आप सोचेंगे तो मैं क्या करूं, अगर रिमूव कर दिया गया तो लिमिटेशन कैसे है? एक्चुअली ये जो सेक्शन था, ये एक्चुअली ये था कि जो कंपनीज थी ना, जो कंपनीज डेटा का मिसयूज़ करती थी उन कंपनीज़ के लिए कंपनसेशन जो है वो मैंडेटरी था। ठीक है, कंपनसेशन मैंडेटरी था अंडर सेक्शन 43A ऑफ आईटी एक्ट। अगर कोई कंपनी आपके डेटा का मिसयूज़ करेगी तो कंपनसेशन मैंडेटरी रखा गया था। तो इस क्लॉज को रिमूव कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस एक्ट की लिमिटेशन बोली जा रही है, ये क्लॉज रहना चाहिए था। ठीक है, अगर आपने गलती से मिस हैंडलिंग भी कर दी डेटा की, ठीक, किसी कंपनी ने गलती से भी मिस हैंडलिंग कर दी डेटा की, डेटा कहीं और छेड़ दिया, पहुंच गया, तो उसके लिए कंपनसेशन मैंडेटरी हुआ करता था पहले, बट अब कंपनसेशन मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो है कुछ लिमिटेशंस थी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की। अब देख लेते हैं मैगजीन में क्या क्या लिखा है। देखो वही सब है, डेटा फिड्यूशरीज का ऑब्लिगेशन, ठीक है, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स, जिसका डेटा है वो, बाकी फाइनेंशियल पेनल्टीज़ हैं अगर राइट्स ड्यूटीज ऑब्लिगेशन में से कुछ भी ब्रीच हुआ तो। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है? रेगुलेट द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डेटा वाइल इंश्योरिंग इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर डेटा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें इसमें याद रखना। बाकी आप बात करते हैं इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी। देखो एप्लीकेबिलिटी जो है कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होगा वो बता देता हूँ। अप्लाई कहाँ होगा तो पता ही आपको, आउटसाइड इंडिया में अप्लाई होगा, इंडिया में भी अप्लाई होगा, राइट। कहाँ कहाँ नहीं अप्लाई होगा? पर्सनल डेटा प्रोसेस्ड फॉर एनी पर्सनल पर्पस। ठीक है, अगर कोई पर्सनल डेटा है वो अपने पर्पस के लिए प्रोसेस किया जा रहा है तो उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, कोई अपना पर्सनल डेटा खुद ही अगर पब्लिक में अवेलेबल कर दे रहा है तो वहाँ भी ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना कि उन्होंने खुद ही, जैसे आपने अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल अगर खुद ही पब्लिक कर रखी है तो वहाँ पे अगर कोई शेयर कर देता है उसको तो वहाँ पे आपका ये नहीं यूज़ होगा। ठीक है, डेटा प्रिंसिपल वाला लॉ, डेटा प्रोटेक्शन वाला लॉ, तो ये चीज़ें याद रखना। बाकी कंसेंट की तो बात ऑब्वियसली रहेगी कि जो डेटा प्रिंसिपल्स हैं, जिसका आपके पास डेटा है, वो कभी भी अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकता है। राइट टू विड्रॉ कंसेंट एट एनी टाइम। ठीक है, कंसेंट विल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर लेजिटिमेट यूजेस। हालांकि कंसेंट अगर लेजिटिमेट यूज़ के लिए आपका डेटा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि किसी गवर्नमेंट या मेडिकल इमरजेंसी के लिए, तो फिर आपका जो कंसेंट है वो रिक्वायर नहीं होगा। गवर्नमेंट बिना आपसे पूछे भी आपका डेटा ले सकती है। ठीक है, तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी है या गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, बेनिफिट्स के लिए यूज़ करना है, ठीक है, तो लेजिटिमेट यूजेस के लिए आपके कंसेंट के बिना भी आपका डेटा गवर्नमेंट ले सकती है। राइट, ये चीज़ें याद रखना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बताते चल रहा हूँ आपको। बाकी मैंने बात की थी, एक बोर्ड बनाया जाएगा, ठीक है, डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्यों? कंप्लायंस को मॉनिटर करने के लिए, डेटा फिड्यूशरीज को इसेंशियल डायरेक्शंस देने के लिए, और जो भी ग्रीवेंसेज होंगे डेटा प्रिंसिपल्स के उनको सुनने के लिए। ठीक है, बोर्ड जो मेंबर्स होंगे उनका अपॉइंटमेंट 2 साल के लिए किया जाएगा और रीअपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल होंगे। सिंपल सी चीज़ है, याद रखना। ओके, और इसका जो अपील है, इस बोर्ड के खिलाफ अपील करनी है तो कहाँ जाओगे? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलिएट ट्रिब्यूनल में जाओगे। ठीक है, अगर स्टेटमेंट आ गया डीपीबीआई के खिलाफ अपील में, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, तो वो नहीं है। आपको अपील सबसे पहले कहाँ करनी पड़ेगी? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाके आपको अपील करनी पड़ेगी इसके तहत। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें, राइट। उसके बाद मैंने बता दिया राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स क्या हैं, ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ठीक है, एक्यूरेसी को मेंटेन करना और डीपीबीआई को इन्फॉर्म करते रहना, सिक्योरिटी सेफगार्ड्स को बिल्ड करना, ठीक है, डेटा कहीं इधर लीक ना हो जाए, ये इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज के बारे में जान लो। गवर्नमेंट जो है वो कभी भी किसी डेटा फिड्यूशरी को सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी डिक्लेयर कर सकती है। किन फैक्टर्स पे? कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे जिनको सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरी बोला जाएगा? एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसके पास बहुत ज़्यादा वॉल्यूम और सेंसिटिविटी वाले पर्सनल डेटा हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पर्सनल डेटा या तो बहुत सेंसिटिव पर्सनल डेटा जिस कंपनी के पास है, उसको एसडीएफ में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, और इनके ऊपर एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस लगाए जाएंगे, एडिशनल ऑब्लिगेशन लगाए जाएंगे। ठीक है, कि इनको डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट करना है और डेटा ऑडिटर अपॉइंट करना है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और कौन कौन से क्राइटेरियाज हैं सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज के अंदर आने के लिए? अगर डेटा प्रोटेक्शन रिस्क है डेटा प्रिंसिपल्स के राइट्स को, ठीक है, तो वो भी जो है सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज का लाएगा। अगर इनके पास जो डेटा है वो लीक हो गया और उसका इम्पैक्ट सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया में पड़ेगा
तो भी वो सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज कहलाएंगे, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास ऐसा डेटा है जो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट से डील करता है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी से डील करता है, पब्लिक ऑर्डर से डील करता है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशन सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशरीज कहलाएंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और याद रखो कि क्या एग्जेम्पशन है इसमें, ठीक है, यानी कि राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डेटा फिड्यूशरीज, ठीक है, विल नॉट अप्लाई इन स्पेसिफाइड केसेस। राइट्स और ऑब्लिगेशंस दोनों ही कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होंगे, ठीक है। अगर किसी कंट्री ने डेटा लिया है आपका इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, पब्लिक ऑर्डर के लिए, तो फिर ये लॉ ही अप्लाई नहीं होगा, मतलब राइट्स और ऑब्लिगेशंस आपके अप्लाई नहीं होंगे, वो कुछ भी कर सकते हैं और आप उनको वापस बोल भी नहीं सकते हमारा इरेज कर दो, हमारा डिलीट कर दो डेटा, आपका कंसेंट भी नहीं लेंगे और सब कुछ अलाउड है, ठीक है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन केसेस में अलाउड नहीं है। अगर रिसर्च के लिए, स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए आपका डेटा लिया जा रहा है, तब भी आपको राइट्स और ऑब्लिगेशन नहीं अलाउड है, ठीक है। स्टार्टअप्स एंड अदर नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ डेटा फिड्यूशरीज के लिए भी अलाउड है। लीगल राइट्स एंड क्लेम्स के लिए, ठीक है, प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस के लिए, परफॉर्म जुडिशियल एंड रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए, प्रोसेस इन इंडिया पर्सनल डेटा ऑफ नॉन रेसिडेंट्स अंडर फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, तो इन सब चीज़ों के लिए एग्जेम्पशन दिया गया है। इट्स पूरे मतलब यहाँ पे राइट्स और ड्यूटीज़, ऑब्लिगेशन जो है इन दोनों की वो माफ़ कर दी जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। बाकी चिल्ड्रंस के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करना है, ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट्स हैं इस पूरे आर्टिकल के। बाकी ये मैंने बता ही दिया आपको कि पर्सनल डेटा को फॉरेन में भी ट्रांसफ़र करना अलाउड है, ओके। और पेनल्टी मैंने बता दिया 250 करोड़ होगी अगर आपने डेटा का मिसयूज़ किया तो, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना इसके बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स रूल्स 2024, राइट। अब ये टॉपिक एग्जामिनेशन पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार हल्का सा देख लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। बस इतना देख लो कि जो पेपर लीक वगैरह हो जाया करते हैं ना, उनको प्रिवेंट करने के लिए लॉ बनाया गया है, राइट है। पब्लिक एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी रहे उसके लिए लॉस को बनाया गया है। सबसे पहले जो वेन्यू इंचार्ज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तुरंत अप्रोप्रिएट एक्शन लेने के। जहाँ पे एग्जाम हो रहा है वो जो वेन्यू डिसाइड हुआ है उसका जो इंचार्ज होगा, सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तुरंत अप्रोप्रिएट एक्शन ले और एफआईआर फाइल करे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। बाकी अगर ऐसा कुछ हो जाता है, सबसे पहले एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जानी चाहिए बाई पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी, ठीक है। जो भी अथॉरिटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है वो सबसे पहले एक कमेटी गठित करे जांच के लिए, ठीक है। और ये याद रखो कि इसमें सर्विस प्रोवाइडर कहा जाता है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर कोई भी एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन जो है या जो भी पर्सन है, बिजनेस जो भी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में कैसे भी एंगेज्ड हैं, वो सब सर्विस प्रोवाइडर कराएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको भी इंक्लूड किया जाएगा जांच के टाइम पे। बाकी ये चीज़ें याद रखना, सभी पीरियोडिक रिपोर्टिंग करो, सभी इंसिडेंट्स की जितने भी अनफेयर मीन से हुए टाइम पे रिपोर्टिंग करते रहो, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। बाकी पब्लिक एग्जामिनेशन जो एक्ट है 2024 का, उसके तहत अनफेयर मीन्स किसको माना गया है? किसी भी लीकेज क्वेश्चन पेपर का एक्सेस अगर आपके पास है या आंसर की है, ठीक है, या फिर किसी कैंडिडेट को एग्जाम हॉल में ही आप कुछ चुपके से असिस्ट कर रहे हो आंसर बताने में, कंप्यूटर नेटवर्क की टैंपरिंग कर रहे हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, या फिर फेक एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हो, तो ये सब अनफेयर मीन्स कहलाएंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रखना, अनफेयर मीन्स का एक्चुअली मतलब है क्या, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी पनिशमेंट की बात करें तो जो भी पर्सन अनफेयर मीन्स को जो भी पर्सन रिजॉर्ट करेगा उसको कहीं ना कहीं 3 साल की सज़ा जो कि 5 साल तक की हो सकती है और 10 लाख रुपए का जुर्माना उस पर लगाया जाएगा, ठीक है। और अगर सर्विस प्रोवाइडर ही इन्वॉल्व पाया गया ये सब करवाने में तो फिर उस पर 1 करोड़ का फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। ये भी याद रखना। और जितना भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की जो कॉस्ट थी ना, वो भी उसी से रिकवर की जाएगी, सर्विस प्रोवाइडर से ही। अगर वो कोई ऑर्गेनाइज कमिट करवाता है क्राइम को तो उसकी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। बाकी पब्लिक एग्जामिनेशन कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक एग्जामिनेशन जो है किसको बोला गया है? कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किसी अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसको पब्लिक एग्जामिनेशन बोला जाएगा। तो ये चीज़ें इसके बारे में याद रखना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के बारे में। इसमें भी कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जिनको आप फटाफट देख लो। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 की ज़रूरत क्या थी? ज़रूरत इसलिए थी कि देखो पहले हमारे देश में कुछ पुराने लॉज थे, जैसे इंडियन टेलीग्राफ एक्ट था 1885 का, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट था 1933 का। इनको रिप्लेस करने के लिए एक नया एक्ट लाया, इन सबको एक में कंबाइन कर दिया गया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के तहत। अब ये लॉ क्यों लाया गया? फॉर डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन, ठीक है, डेवलपमेंट, एक्सपेंशन एंड ऑपरेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, ठीक है। सिंपल सा है, देख लो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज को डेवलप करना, एक्सपेंड करना और उनके ऑपरेशन को ईज करना, ठीक है। इस वजह से क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, सिक्योरिटी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है,
और डेटा वगैरह लीक हो रहा है, तो उन सबको गाइड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, राइट्स होना चाहिए। कंपनी नई नहीं आ रही है, उनको टावर लगाने हैं, उनके पास क्या राइट है, ठीक है। इतने सारे स्कैम कॉल्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक है, स्कैम कॉल्स आ जाते हैं, स्पैम मैसेजेस आ जाते हैं, आप लिंक पे क्लिक करते हो, आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, ठीक है। इस तरह के स्कैम्स को और अनवांटेड मैसेजेस एंड कॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए, और टेलीकॉम कंपनीज़ को राइट्स देने के लिए, ठीक है, कहाँ पे अपने टावर लगा सकते हो, कहाँ नहीं लगा सकते हो, तो ये सब चीज़ों से डील करने के लिए सब कुछ एक ही एक्ट में डिफाइन कर दिया गया, सब चीज़ सारे प्रोविजंस एक ही एक्ट में इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। इसीलिए ये एक्ट लाया गया। प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन, सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द ओवरऑल टेलीकॉम सेक्टर, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर में ग्रोथ, इंक्लूसिवनेस और सिक्योरिटी वगैरह को लाने के लिए ये बात की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। अब देखते हैं इसमें की प्रोविजंस क्या क्या हैं इस एक्ट के। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं असाइनमेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, इसकी बात अगर की जाए, स्पेक्ट्रम एलोकेशन जैसे होता था थ्रू ऑक्शन होगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन, सपोज इतना स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम एलोकेशन होता है ना कि इस बैंडविड्थ पे आपको जो है इस कंपनी को मिल जाएगा, ठीक है, इस बैंडविड्थ राइट इस कंपनी को मिल जाएगा। तो स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होता है हर कंपनी को अलग अलग, ठीक है। तो उसके ये ऑक्शन के थ्रू होगा, जो कंपनी ज़्यादा पैसे देगी उसको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी एलोकेशन होगा, ठीक है। मतलब स्पेसिफाइड यूजर्स क्या है, सपोज पुलिस वगैरह को यूज़ करना है, ठीक है, रेडियो जॉकी वगैरह यूज़ करना है, पुलिस को वायरलेस होता है ना, वो सब चीज़ें यूज़ करनी है, ठीक है। तो पुलिस को अगर एलोकेट करना है कोई भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होगा, मतलब वो बिना किसी ऑक्शन के डिसाइड कर देगा एडमिनिस्ट्रेशन कि आपको ये वाला स्पेक्ट्रम इतना एलोकेट किया जा रहा है। तो याद रखना कि इस नए टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में अगर स्टेटमेंट आ जाए तो एलोकेशन विल बी ऑनली थ्रू ऑक्शन, तो वो गलत होगा। नहीं, ऑनली थ्रू ऑक्शन नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड यूजर्स के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी एलोकेशन होगा स्पेक्ट्रम को। आई होप ये समझ आ जाएगा। एंड इट इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम कि स्पेक्ट्रम एलोकेशन को एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू एलोकेट करने का ऑर्डर दे दिया गया, एलोकेट करने का हक दे दिया गया, ठीक है। स्पेक्ट्रम एलोकेशन पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के थ्रू ही हो जाएगा कुछ पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए। आगे देखते हैं, अभी समझ आएगा आपको, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है स्पेसिफाइड पर्पस क्या क्या है जिनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के थ्रू एलोकेट हो जाएगा स्पेक्ट्रम। वो है नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। अगर नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस के लिए आपको चाहिए तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही एलोकेट कर देगा स्पेक्ट्रम, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए चाहिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए चाहिए, ट्रांसपोर्ट या सैटेलाइट सर्विसेज के लिए चाहिए, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे इन स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आपको एलोकेशन हो जाएगा स्पेक्ट्रम का, ठीक है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन विल बी डन फॉर स्पेक्ट्रम फॉर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन लाइन विद ग्लोबल नॉर्म्स, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। बाकी नेक्स्ट इज राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क। अब ये क्वेश्चन जो है ऐसा पोटेंशियल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क डील्स विद, सिंपल सा ऑप्शन में होगा टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023, ठीक है, या टेलीकॉम सेक्टर। बस इतना आपको याद रखना चाहिए। राइट ऑफ वे का मतलब क्या है, कोई कंपनी आपके यहाँ आई, आपके छत पे टावर लगा रही है, आपके छत पे, उसको वहीं से सिग्नल अच्छा आएगा, उसको पता है पब्लिक प्रॉपर्टी हो या प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, उसको वहीं पे अपना टावर लगाना है, ठीक है। अब उसको परमिशन चाहिए होती थी पहले गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आपने मना कर दिया तो उसको कोई राइट नहीं था, ठीक है। बट अभी ऐसा कर दिया गया है कि राइट ऑफ वे फ्रेमवर्क हो गया है। अगर कोई कंपनी चाहे तो उसको नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे राइट है कि किसी भी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे वो अपना राइट ऑफ वे सीक कर सकती है, मतलब किसी भी प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकती है। बस गवर्नमेंट से एक क्लियरेंस चाहिए होगा, और किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकती है या प्राइवेट प्रॉपर्टी को टावर्स वगैरह लगाने के लिए, सिग्नल टावर्स वगैरह लगते हैं ना, तो राइट ऑफ वे इसी से डील करता है। टेलीकॉम कंपनीज़ को राइट देता है ये आप गवर्नमेंट क्लियरेंस ले लीजिए, ठीक है, और फटाफट कोई भी आपको मना नहीं कर सकता। आपके घर भी अगर आगे गवर्नमेंट क्लियरेंस लेके लेटर दिखा दिया तो यू वोंट बी एबल टू डिनाई कि नहीं हम अपने घर पे नहीं लगाने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना, प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी दोनों इसके एम्बिट में आती हैं राइट ऑफ वे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स को प्रोटेक्ट करना, तो ऑब्वियसली वही डू नॉट डिस्टर्ब का रजिस्टर बनाया जाएगा। किस यूज़र ने, जैसे आपके पास ऑप्शन होता है ना डू नॉट डिस्टर्ब का, उसको चूज़ कर दिया तो आपके पास फालतू के कॉल्स, स्पैम कॉल्स नहीं आएंगी। तो ऐसे लोगों का रजिस्टर बनाया जाएगा, किन किन लोगों ने चूज़ किया है। तो पहले ये जब नया नया फीचर आया था ना डू नॉट डिस्टर्ब का, तो ये बहुत इफेक्टिव था, बट अभी इधर बीच बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव हो गया था। आपने डू नॉट डिस्टर्ब लगा रखा है, फिर भी आपके पास स्पैम कॉल्स एंड मैसेजेस आ जाते थे, मगर अब प्रॉपर रजिस्टर बनाया गया है किसने किसने चूज़ किया है डू नॉट डिस्टर्ब की फैसिलिटी, ठीक है। और आपके पास कंसेंट होगा कि आप स्पेसिफाइड मैसेज ही रिसीव करिए, नहीं जब जिसका मन का, जिस कंपनी ने आपको मैसेज कर दिया कि आइए आपको लोन देंगे, ठीक है, या आप Dream11 पे टीम बना लीजिए, ऐसे कोई भी कंपनी आपको कभी मैसेज नहीं कर सकती, आपका कंसेंट ज़रूरी होगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट इस
इस टेलीकॉम एक्ट में दी गई हैं, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है इस वजह से, क्योंकि बहुत अच्छी बातें की गई हैं इस एक्ट में, ठीक है। और अगर कोई मालवेयर या स्पेसिफाइड मैसेज को आप रिपोर्ट करना चाहते हो तो आपको वो भी राइट दिया गया है। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। बाकी ये जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया गया था, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड बनाया गया था, ठीक है, टेलीकॉम सर्विसेज में, टेलीकॉम सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, उसमें रिसर्च करने के बढ़ाने के लिए, टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए, तो उसको अब डिजिटल भारत निधि बना दिया गया। इस फंड का नाम चेंज करके डिजिटल भारत निधि बना गया है। डिजिटल इंडिया में या डिजिटल टेलीकॉम सेक्टर ग्रोथ के लिए जो भी फंड जरूरी होगा उसको डिजिटल भारत निधि के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट जमा करेगी उस फंड को, ठीक है। बाकी पावर ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च की बात की गई है कि आपके पास जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, ये इसका थोड़ा सा इस पॉइंट का क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके किसी भी मैसेज को इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है या ब्लॉक कर सकती है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स, वही इंक्लूडिंग सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर एंड प्रिवेंशन ऑफ इंसाइटमेंट ऑफेंस। इन तीनों क्राइटेरियाज के बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपके मैसेजेस को इंटरसेप्ट कर सकती है, मॉनिटर कर सकती है और ब्लॉक कर सकती है, राइट। तो ये चीज़ें याद रखना, इन पावर ऑफ इंटरसेप्शन एंड सर्च। ऑथराइजेशन फॉर टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़, इसकी बात करें तो प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। क्यों प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए? कुछ टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए, राइट। जैसे कि आपको प्रोवाइड, ऑपरेट, मेंटेन करना है न्यू टेलीकॉम सर्विसेज के लिए, तो इसके लिए आपको प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। अगर आपको रेडियो इक्विपमेंट प्रोसेस करना है तो भी आपको प्रायर ऑथराइजेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। और OTT के रेगुलेशन की बात भी की गई है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म कोई है तो वो जो है टेलीकॉम एक्ट 2023 के अंडर में नहीं आएगा, उसको टेलीकॉम एक्ट 2023 रेगुलेट नहीं करेगा, यानी कि OTT प्लेटफॉर्म्स इस पर्टिकुलर एक्ट के एम्बिट के बाहर आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट दे सकता है OTT प्लेटफॉर्म विल बी रेगुलेटेड बाय टेलीकॉम एक्ट, कम्युनिकेशन एक्ट 2023, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज इट्स बियॉन्ड द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट। तो ये चीज़ें याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेट शटडाउन्स की। अब इस टॉपिक में भी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतना याद लो न्यूज़ में क्यों था। न्यूज़ में इसलिए था कि सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर है, इसने बताया कि इंडिया में अब तक 60 इंटरनेट शटडाउन्स हो चुके हैं 2024 में, राइट है। तो मतलब सबसे कम हुए हैं, 8 ईयर सबसे कम, मतलब सोचो ज़्यादा होते होंगे तो कितने होते होंगे इस साल, मतलब लास्ट ईयर 2024 में सिर्फ 8, मतलब 60 बार ही हुए, यानी कि लोवेस्ट है पिछले 8 सालों में, मतलब बाकी और साल पहले और ज़्यादा होते रहेंगे, राइट। अब देखो इंटरनेट शटडाउन एक्चुअली होता क्या है आपको पता है, ये किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे कुछ टाइम के लिए, ठीक है, डिसरप्ट कर दी जाए इंटरनेट कम्युनिकेशन सर्विसेज, राइट है। इंटेंशनली जब की जाए तभी इंटरनेट शटडाउन कहलाएगा। ये नहीं कि आपका पूरा नेटवर्क का इंटरनेट नहीं आया तो आपका इंटरनेट शटडाउन हो गया। इंटेंशनल डिसरप्शन किया जाए आपके कम्युनिकेशन में स्पेसिफिक पॉपुलेशन का विद इन अ स्पेसिफिक लोकेशन फॉर एनी ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। और ये किया क्यों जाता है? टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। रीजंस क्या होते हैं? नेशनल सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट को प्रिवेंट करना, इधर उधर फालतू मैसेजेस मत करो जो सोशल अनरेस्ट क्रिएट करें, ठीक है। चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी कर सकते हो, सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर के लिए भी कर सकते हो। ये दोनों पॉइंट्स तो लगभग सेम ही हो गए। तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी ये देख लो बस मोटा मोटा इसमें कि कौन से रूल्स हैं ऐसे जो अलाउ करते हैं गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग इंटरनेट शटडाउन इज गवर्न बाय टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल्स 2017, ठीक है। यानी कि ये जो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का था, इसके तहत ये रूल है एक, उसके तहत इंटरनेट शटडाउन हमारी कंट्री में किया जाता है, ठीक है। अब ये भी बोला गया है, इस एक्ट में बोला गया है कि टेम्परेरी शटडाउन ऑफ टेलीग्राम सर्विसेज इन अ रीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इमरजेंसी अप टू 15 डेज एट वंस, ठीक है। तो बस ये आपको इतना पोर्शन याद रखना है, बाकी इस एक्ट में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा टाइम इसके लिए वेस्ट मत करो, राइट। एक चीज़ याद रखना कि जो ऑर्डर है इंटरनेट शटडाउन का या टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, वो कौन इशू करेगा? यूनियन और स्टेट का होम सेक्रेटरी ही इशू करेगा सिर्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखना। अब उसके बाद 2017 में नए रूल बनाए गए जिसमें कहा गया है कि 3 मेंबर की रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, जिसका कैबिनेट सेक्रेटरी हेड होगा सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, और चीफ सेक्रेटरी उस कमेटी का हेड होगा स्टेट लेवल पे। मतलब ये कमेटी अगर सेंट्रल लेवल बनाई गई तो कैबिनेट सेक्रेटरी इसका हेड होगा, अगर यही कमेटी स्टेट लेवल बनाई गई तो चीफ सेक्रेटरी इसका हेड होगा, जो कि रिव्यू करेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर दिए थे उनको, ठीक है। मतलब ऑर्डर इशू तो हो रहा है होम सेक्रेटरी के द्वारा, मगर रिव्यू करने के लिए 3 मेंबर कमिटीज़ बनाई जाएंगी। तो ये चीज़ें याद रखना इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए जानना, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें आपके मेंस के लिए ज़रूरी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुराधा भसीन केस क्या था वो सब चीज़ें आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है। बाकी ये देख लो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अब इस न्यूज़ में इतना याद रखना है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का है, ये 1986 के एक्ट को रिप्लेस करके बना है, ठीक है, रिप्लेस करके बना है, राइट। और इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि जो कंज्यूमर की डेफिनीशन है, कंज्यूमर की जो डेफिनीशन है
उसको ब्रॉड किया गया है, ठीक है, उसको एक्सपेंड किया गया है कंज्यूमर की डेफिनेशन को। अभी तक जो कंज्यूमर हुआ करता था, मतलब आप ऑफलाइन कंज्यूमर हो, अगर कोई भी सर्विस अवेल कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी गुड्स खरीद रहे हो, तो आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में आते हैं। मगर अभी अगर आप ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिकली भी कोई भी सर्विस या गुड्स ऑर्डर करते हो तो भी आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में आओगे अंडर CPA 2019, ठीक है। तो यही लिखा है, ए ब्रॉडन डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, ठीक है। अगर आप गुड सर्विसेज ऑनलाइन भी लेते हो इलेक्ट्रॉनिक मीन से, तो भी आप इस एक्ट के तहत आपके जो राइट्स हैं वो इंश्योर किए जाएंगे, ठीक है। याद रखना कि कंज्यूमर के डेफिनेशन में वो इंसान नहीं आएगा जो कि किसी भी गुड्स या सर्विस को रीसेल के लिए एक्वायर कर रहा है, या फिर किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए आप कोई सामान मंगवा रहे हो और बोल रहे हो मैं कंज्यूमर हूँ, तो आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे, क्योंकि आप उसको रीसेल करना चाहते हो या फिर उस सामान को आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए आपने खरीदा है अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो फिर आप कंज्यूमर के डेफिनेशन के बियॉन्ड चले जाओगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। बाकी दो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, CCPC और CCPA, ठीक है, ये दो अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं। एक है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, ये एक एडवाइजरी काउंसिल है जो कि लोगों के प्रमोशन और प्रोटेक्शन के लिए कंज्यूमर राइट्स के ये एडवाइजेस देगा, ठीक है। बाकी इसके चेयरपर्सन कौन होंगे, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर इंचार्ज हैं वो इस CCPC के चेयरमैन होंगे, ठीक है। बाकी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की बात करें तो ये एक अथॉरिटी है, जैसे इसका नाम में ये अथॉरिटी है, ठीक है। जितने भी कंज्यूमर के राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना, इन्फोर्स करना, ये इनकी जिम्मेदारी है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, ठीक है। इसमें चीफ कमिश्नर होंगे और ऐसे और मदर्स होंगे, ऐसे और मेंबर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करना चाहेगी। CCPA में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्वेस्टिगेशन विंग हेड होगा, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जिसका हेड कौन होगा, डायरेक्टर जनरल होगा, ठीक है। ताकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन करनी हो जहाँ पे कंज्यूमर के राइट्स का वायलेशन हुआ हो, तो इन्वेस्टिगेशन विंग करेगा जिसको डायरेक्टर जनरल लीड करेगा, ठीक है। बाकी और चीज़ें देख लो। डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म की बात की गई है, तो दो तरह से हो सकता है डिस्प्यूट का रिड्यूसल, या तो मीडिएशन करवाए कोई, या फिर कुछ अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन निकाला जाए, ठीक है। ई फाइलिंग भी कर सकते हो कंप्लेंट्स की, ऑनलाइन आप फाइल कर सकते हो, कोई कंप्लेन है किसी का प्रोडक्ट से आपको शिकायत है तो, ठीक है। बाकी कंज्यूमर मीडिएशन सेल बनाया गया है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बनाएंगे इन सेल्स को, कंज्यूमर को जो डिस्प्यूट्स हैं उनको मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करवाया जाए, ठीक है। बस इतना चीज़ें याद रखना मोटा मोटा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको अपने प्रोडक्ट के लिए लाइबिलिटी लेनी होगी, मगर अगर आपके प्रोडक्ट से किसी को शिकायत है तो आप ही लायबल होगे। तो प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन का कॉन्सेप्ट है। अब सिंपल से ये हो दे सकता है, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन इज रिलेटेड टू, तो आपको कहना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। बाकी पेनल्टीज ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स, अगर कोई कंपनी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट करती है, ठीक है, तो उसको 10 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा, ठीक है। और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, 2 साल तक की जेल भी हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा होगा और दोबारा ये काम करेगा, मतलब एक बार तो फाइन लग गया, दोबारा अगर आपने किया तो 50 लाख की जुर्माना लगेगा और 5 साल तक की सज़ा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। पेनल्टीज़ भी लगेंगी आप पे मिसलीड करने के लिए, ठीक है। रिसेंटली कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी लगी थी। बाय द वे 6 कंज्यूमर राइट्स हैं अंडर कंज्यूमर एक्ट 2019, राइट। राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिडसल एंड राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। ये बहुत कॉमन से पॉइंट्स है, ये तो आप कॉमन सेंस से भी कर लोगे कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या होते हैं। आपको सेफ्टी चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रोडक्ट कैसा है, आप चूज़ कर सको मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आपकी लोग सुने जब आप शिकायत करो, ठीक है। आपका रिड्रेसल हो, उस ग्रीवेंसेस का रिड्रेसल हो, और आपको अवेयरनेस भी दी जाए आपके फ़ोन के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू कि ये आपके राइट्स हैं। ये चीज़ें हो गई इस लॉस के बारे में। बाकी ये देखो कुछ एडवाइजरीज दी थी यही कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटीज़ ने इलीगल एक्टिविटीज़ के खिलाफ, उन एडवाइजरीज़ को देख लो, ठीक है। सबसे पहले तो कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑन एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन एंड एंडोर्समेंट ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ का प्रमोशन करना, एडवर्टाइजमेंट करना ये इलीगल है, ठीक है। या फिर उनको कुछ गाइडलाइंस के तहत ही कर सकते हो, ऐसी चीज़ें कहा गया है, ठीक है। अब रीज़न क्या था इस एडवाइजरी का, क्योंकि हमने देखा बहुत तरह के एडवर्टीजमेंट आजकल आ रहे हैं उन एक्टिविटीज़ का जो कि इलीगल समझी जाती हैं, जैसे बैटिंग और गैम्बलिंग के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, तो उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी है CCPA ने, एडवाइजरी जारी करी है, ठीक है। जैसे कि अभी बैटिंग और गैम्बलिंग की ही बात करें, सबसे ज़्यादा इन्हीं के एड्स आजकल आते हैं हर जगह, ठीक है। तो इनके लिए एडवाइजरी जारी की है CCPA ने। तो ये एक्चुअली बैटिंग और गैम्बलिंग जो है स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये 7 शेड्यूल के अंदर आता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है। और एंट्री 34 एंड 62 इससे डील करती हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो है पब्लिक गैम्बलिंग ऑफ 1867 पे बेस्ड है ये पूरा। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव इनेक्टेड देयर ओन लॉज टू डील विद बैटिंग एंड गैम्बलिंग विद इन देयर जुरिडिक्शन। कुछ स्टेट्स ने अलाउ किया है, कुछ ने बिल्कुल बैन कर रखा है, तो अपने तरीके से डील करते हैं सभी स्टेट्स बैटिंग एंड गैम्बलिंग को, ठीक है।
2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एडवाइजरी इशू करी, जिसमें बोला गया कि आप ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स को सरोगेट करके एडवर्टाइज नहीं कर सकते, मतलब उसको अच्छे में प्रेजेंट करके नहीं कर सकते ऑर्गेनाइज। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत में कॉशन देना ही होगा कि आपके लिए हानिकारक है, ऐसे कुछ करना होगा। तो ये चीज़ें इस प्रॉपर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के रिगार्डिंग थी। लास्ट में पढ़ते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज कंसर्न। इस लॉ से हियर एंड देयर क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं डिफरेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में, और आगे भी आते ही रहेंगे। तो चलो इसको फटाफट देख लेते हैं इसमें है क्या क्या। देखो FCRA है ना, जो FCRA ये जो एक्ट है, ये 1976 में सबसे पहली बार इनैक्ट किया गया था, इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, इमरजेंसी का जो पीरियड चल रहा था उस टाइम पे इसको इनैक्ट किया गया था। क्यों इनैक्ट किया गया था? टू प्रिवेंट एनी फॉरेन पावर। ठीक है, किसी भी फॉरेन पावर को प्रिवेंट करने के लिए, टू इंटरफेयर इन इंडियन अफेयर्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट इनस्टेबिलिटी। ठीक है, इनस्टेबिलिटी को प्रिवेंट और प्रोटेक्ट करने के लिए इस लॉ को लाया गया था। कोई फॉरेन कंट्री हमारे देश में आके इंटरफेयर करके वहाँ की स्टेबिलिटी को हैम्पर ना कर सके। ठीक है, और बाकी कहीं ना कहीं फॉरेन डोनेशंस को भी कंट्रोल करना है। ठीक है, फॉरेन डोनेशंस को कंट्रोल करना, फॉरेन डोनेशन से कोई भी किसी पर्पज़ के लिए डोनेट कर सकते हैं ना, डोनेट करके अपना काम करा सकते हैं लोग, उसको रेगुलेट करना फॉरेन डोनेशंस को। ठीक है, फॉरेन डोनेशंस को कंट्रोल करना। ठीक है, एक्चुअली ये जो डोनेशंस हैं यूजुअली NGOs को दिए जाते हैं। ठीक है, NGOs को दिए जाते हैं, सिविल सोसाइटीज़ को दिए जाते हैं। तो अगर किसी सिविल सोसाइटी के पास किसी फॉरेन कंपनी से पैसा आ रहा है और वो फॉरेन कंपनी इतना पैसा दे दे कि वो सिविल सोसाइटी उसके लिए ऑब्लाइज्ड हो जाए, फिर वो जो काम कहेगा कि सपोज वो बोल देगा कि आप एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाओ इंडिया में। ठीक है, अपना कोई एजेंडा लेके, तो वो सोसाइटी को करना पड़ेगा क्योंकि भाई इतना ज़्यादा पैसा लिया है इससे। तो इसलिए ये जो फंडिंग फॉरेन से होती है इसको रेगुलेट करना और इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाई थी। आई होप आपको इस एक्ट का पर्पस समझ आ गया होगा। ठीक है, अब ये एक्ट जो है आप देखते हैं 2 बार अमेंड किया जा सकता है। एक बार 2010 में अमेंड किया गया है और एक बार 2020 में अमेंड किया गया है। सबसे पहले आया कब था? 1976 में आया था। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस लगाई हैं इस एक्ट में, मतलब जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होते हैं उन पर क्या क्या कंडीशंस लगाई गई हैं इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, देखो इसमें ऐसा बोला गया है, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन है, ठीक है, या NGO है जो कि फ़ंड को रिसीव कर रहा है, जो भी फ़ंड को रिसीव कर रहा है उस पर कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है कि आपको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस एक्ट के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, और इस एक्ट के अंदर रजिस्टर कैसे होगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इन्फॉर्म करो, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाओ और बोलो कि मुझे FCRA के अंदर रजिस्टर कर दो। उसके बाद ही आप कहीं से पैसा ले सकते हो। ठीक है, और आप जब रजिस्टर हो जाओगे तो आपको जो पैसा लेना है, बाहर से जो पैसा आएगा, वो उसके लिए आपको SBI में दिल्ली ब्रांच में आपका एक अकाउंट होना ज़रूरी है। ठीक है, आपका SBI के जो दिल्ली ब्रांच है उसमें आपका अकाउंट होना जरूरी है। उसी अकाउंट में आप फॉरेन से पैसा मंगवा सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि आपने गांव में कोई अकाउंट खुलवा लिया वहीं पे बैठ के पैसे आ रहे हैं फॉरेन से। एक पर्टिकुलर ब्रांच है SBI की, दिल्ली में जो भी ब्रांच है उसमें आपका अकाउंट होना चाहिए, दिल्ली की किसी भी SBI में। ठीक है, तो ये याद रखना आपका। बाकी आपका जो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड है, यूटिलाइजेशन ऑफ जो फंड है वो उसी पर्पज़ से होना चाहिए जिस पर्पज़ के लिए आपने पैसे मंगवाए हैं, जो आपने लिखा है, जो आपने कंडीशंस बताई हैं, पर्पज़ जो बताया है अपना, उसी पर्पज़ के लिए आपका फ़ंड यूटिलाइज होना चाहिए। राइट, ये चीज़ें याद रखना। बाकी आपको एनुअल रिटर्न जो है, ठीक है, एनुअल रिटर्न्स एंड रिसीप्ट्स, ठीक है, और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये सब फाइल करना होगा। ठीक है, फाइल करना होगा आपको हमेशा अपना एनुअल रिटर्न्स कितने थे, रिसीप्ट कितनी, यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ की है, ये सब चीज़ें बतानी होगी गवर्नमेंट को FCRA के अंतर्गत। बाकी आपने जो पैसा लिया है, आपको सपोज फंड कहीं से आया, तो यू कैन नॉट ट्रांसफ़र दैट फंड टू एनी अदर NGO। आप ऐसे भी नहीं किसी भी NGO को मेरे पास पैसे आ गए, मैं कैसे, मेरा मन हुआ कि बच्चों का ख्याल रखना था, अब मेरा मन हो गया कि मैं बूढ़ों की सेवा करने वाले NGO को ये पैसे भेज दूँ, तो यू कैन नॉट डू लाइक दैट। एक कंडीशन पे कर सकते हो कि आप जिस NGO को ट्रांसफ़र करना चाहते हो वो NGO भी FCRA में रजिस्टर्ड हो, तब आप उस NGO को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो। अदरवाइज ये भी नहीं कि आपका जिस भी NGO का मन हो उसको पैसा ट्रांसफ़र कर दिया। सपोज ये NGO FCRA में रजिस्टर्ड ही नहीं है और आपने पैसा मंगवाया और आपने वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, तो किसी को क्या पता चला कि आपने यहाँ से फ़ंड को कैसे यूटिलाइज़ किया है ना। तो इस वजह से आप सिर्फ उन्हीं NGO में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने, जो NGOs ऑलरेडी FCRA में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है ना, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाकी और कुछ चीज़ें देख लो इसके बारे में कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो पैसे नहीं रिसीव कर सकते, कौन कौन है जिसको पैसे रिसीव करना नहीं अलाउड है। इसमें
अगर आप इलेक्शन में खड़े हो रहे हो तो आपको फॉरेन से फंडिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आप जज हो या गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो भी आपको अलाउड नहीं है। अगर आप जर्नलिस्ट हो, न्यूज़पेपर, आपका मीडिया ब्रॉडकास्ट कंपनी है, तो भी आपको अलाउड नहीं है फॉरेन से पैसा लेना। अगर आप MP MLA हो तो भी अलाउड नहीं है, ओके। और अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी अलाउड नहीं है, या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा जिसका पॉलिटिकल नेचर है, उन सबको फॉरेन फंडिंग अलाउड ही नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्लेन्स के लिए, ये चीज़ें याद रखना, ये प्लेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मैंने क्राइटेरिया बताए वो भी इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा जो प्रोसेस है, अगर आपको प्रोसेस पता करना है क्या प्रोसेस है, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो FCRA के अंडर, तो प्रोसेस आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन क्या करना है, अप्लाई करना है, ओके। और जो NGO है या पर्सन है, ठीक है, जो भी NGO है, पर्सन है, उसको ये बताना पड़ेगा कि मेरा क्या कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस प्रोग्राम मैं किस चीज़ को रन करता हूँ, वो सब चीज़ें उसको डिफाइन करनी पड़ेंगी, ठीक है, कि क्या किस बैकग्राउंड के लिए पैसे ले रहा हूँ, सब कुछ आपको मतलब फाइल करते वक्त बताना पड़ेगा अपने बारे में, ठीक है। बाकी कौन सी मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही नोडल मिनिस्ट्री है जो इन सारे अफेयर से डील करती है। अगर किसी NGO की इंक्वायरी करनी हुई, अगर, तो कौन करेगा, IB से करवाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स IB को बोलेगी कि आप उस NGO की इंक्वायरी करिए, ठीक है। और कोई भी NGO अगर एप्लीकेशन भेजता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, तो वो एक्सेप्ट भी कर सकती है होम मिनिस्ट्री उस एप्लीकेशन को, और रिजेक्ट भी कर सकती है। लेकिन 90 डेज़ की टाइम लिमिट है उसके लिए। 90 डेज़ के अंदर आपको बताना पड़ेगा होम मिनिस्ट्री को कि आपने उसको एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना। लेकिन एक बार कोई NGO रजिस्टर हो गया FCRA के अंदर एक बार अगर कोई NGO रजिस्टर हो गया तो वो 5 ईयर्स तक रजिस्टर जो है वैलिड रहता है, 5 ईयर्स तक वैलिड रहेगा, ठीक है। 5 ईयर्स के बाद क्या वो रिन्यू करा सकता है, तो येस, रिन्यूअल भी पॉसिबल है, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रिन्यू करवा लेना। लेकिन पहली बार रजिस्टर करवाओगे तो 5 साल के लिए वो रजिस्ट्री वैलिड है, राइट। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बाकी देख लेते हैं मैगजीन में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो तो क्या क्या, ओके। ये फॉरेन बता दिया मैंने, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर मेड बाई एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल्स, करेंसी और सिक्योरिटी, ठीक है, ये बता दिया। मैंने इंप्लीमेंट कौन करता है, FCRA करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। FCRA को कौन इंप्लीमेंट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इन्वेस्टिगेट करना है तो IB को भेजेगा, बता दिया। फॉरेन फंड्स, ओके, किसको किसको नहीं अलाउड है, बता दिया। और ये SBI में न्यू दिल्ली में ब्रांच होनी चाहिए, ये भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। और वैलिडिटी 5 ईयर्स के लिए है। रिन्यू अगर करवाना है तो 5 ईयर्स खत्म होने के बाद 6 महीने के अंदर रिन्यू करवा लो, ठीक है। बाकी यूज़ ऑफ फंड इज़ लिमिटेड, ठीक है, विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 20%, ठीक है। जो भी पर्पज़ है, जिस पर्पज़ के लिए आपने पैसा लिया है, ठीक है, उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 20% के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, पहले 50% थी, अभी मैक्सिमम लिमिट 20% कर दी गई है, ठीक है। मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो यूज़ है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, रिडक्शन किया जा चुका है, रिडक्शन इन यूज़ ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अभी तक आपको जितने पैसे चाहिए थे उसका आप 50% मंगवा सकते थे, मगर अभी 20% ही फॉरेन से मंगवा सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। बाकी सबमिशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट्स, वही बता दिया, एनुअल रिटर्न आपको फाइल करने ही होंगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी लास्ट में देखते हैं पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023, ठीक है। ये भी काफ़ी बस क्रिएट किया था इस एक्ट ने, इसका भी कुछ जगहों में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था। एक्चुअली हुआ क्या कि सबसे पहले देख लो कि प्रोविजंस क्या क्या है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विसेज, इनको अपॉइंट किया गया इंडियन पोस्ट को हेड करने के लिए, ठीक है। इनके पास क्या क्या पावर होंगी, सर्विसेज, सप्लाई एंड सेल ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, ठीक है। इन मैटर्स को रेगुलेट करने की पावर किसके पास होगी, DGPS के पास होगी, ठीक है। सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म हुआ ये हुआ कि किसी भी पोस्टल आर्टिकल्स को इंटरसेप्ट किया जा सकता है। सपोज आपने कोई कोरियर भेजा, भले ही आपने प्राइवेट कंपनी के थ्रू ही क्यों ना भेजा हो, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, फ्रेंडली रिलेशन के लिए, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के लिए, कोई भी अथॉरिटी जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है वो आपके पैकेज को खोल सकती है। इंटरसेप्ट मतलब यही, पैकेज को खोल के देख सकती है कि क्या क्या है उसमें आपके पैकेज में, ठीक है। तो मतलब एक तरह से प्राइवेसी का ब्रीच है ना ये। बट गवर्नमेंट ने यही बोला है कि जो भी आर्टिकल्स हैं अगर इंडियन पोस्ट के थ्रू, कुछ ग्राउंड के थ्रू भेजे जाते हैं, गवर्नमेंट उसको इंटरसेप्ट कर सकती है। अगर उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि ये आर्टिकल से ये चीज़ें हैम्पर हो रही हैं तो गवर्नमेंट उसको खोल सकती है, ठीक है। अच्छा, कुछ एग्जेम्पशन फ्रॉम लाइबिलिटी, पोस्ट ऑफिस विल नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी विद रिगार्ड टू सर्विसेज एक्सेप्ट सच एज लाइबिलिटी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड विद रिगार्ड टू सर्विस प्रोवाइडेड पोस्ट ऑफिस, ठीक है। मतलब पोस्ट ऑफिस की कोई लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ किया, ठीक है, और कुछ सामान इधर उधर हो गया तो पोस्ट ऑफिस को लाइबिलिटी से एग्जाम्प्ट किया गया बिकॉज गवर्नमेंट ने इन रीजंस की वजह से उसको इंटरसेप्ट किया था, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। और कोई पीनल प्रोविजंस प्रिस्क्राइब नहीं किए गए एक्ट में, ओके, ये चीज़ें याद रखना। बाकी याद रखना, पहला पोस्ट ऑफिस 1727 में खुला था और लॉर्ड डलहौजी ने ही
इंडियन पोस्ट ऑफिस को रिकग्नाइज किया था एज अ सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, अभी जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कोलकाता की जो प्रेजेंट साइट है वो पता है क्या थी? फर्स्ट फोर्ट विलियम जो था वही अभी जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ कोलकाता है। तो ये कुछ चीज़ें याद रखना हेयर एंड देयर। बाकी यहीं पे आपका ये सेक्शन खत्म होता है। अब हम एक सेक्शन और लेंगे जिसमें हम अपना नेक्स्ट पार्ट फिनिश करेंगे PT 365 का, और उसके तहत हमारी पूरी पॉलिटी की PT 365 खत्म हो जाएगी। और जब पूरी PT 365 खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद मैं लूँगा एक रिवीजन लेक्चर। ये जितने भी हमने पार्ट लिए हैं, जितने पार्ट्स लिए हैं अभी तक पॉलिटी की PT 365 का, ठीक है, उसका मैं एक लूँगा रिवीजन लेक्चर, जो कि लगभग 1 या 1.5 आवर का होगा। उसमें मैं सारे टॉपिक जो मैंने पढ़ाए हैं, उसमें जितने भी फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, सपोज नेशनल इमरजेंसी हो, ठीक है, और जो भी रिजर्वेशन का टॉपिक था, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, सबको मैं रिवाइज करवा के एक ही लेक्चर में दूंगा आपको। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट में बताओ कि येस वी आर रेडी फॉर दैट रिवीजन लेक्चर ऑफ पॉलिटी PT 365, जिसमें मैं ये सारे एनालिसिस वीडियोज़ को एक लेक्चर में कंबाइन करके शॉर्ट में आपको सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा। बिकॉज रिवीजन इज द की, राइट? इतना कुछ पढ़ लिया 6-7 लेक्चर में, आपको याद है कि नहीं, वो रिवाइज भी हो जाएगा। इफ़ यू वांट दैट रिवीजन लेक्चर, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।